डेली की तरह आज भी हम हिंदी मीडियम की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। शिवम अग्रवाल की कॉपी है, इन्होंने मुखर्जी नगर सेंटर से लिखा है। पहला क्वेश्चन, पाल साम्राज्य को बौद्ध कला के विशिष्ट रूप के लिए जाना जाता है। इस संदर्भ में कला के क्षेत्र में पाल वंश के योगदान की चर्चा कीजिए। आपको पहले ही बताया है कि टॉपर्स की कॉपी क्यों पढ़नी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि फाइनली मार्क्स कैसे मिलते हैं, हमें हमारी राइट अप्रोच क्या है आंसर लिखने की, और आंसर लिखने का पैटर्न क्या रहने वाला है। अब पहले क्वेश्चन को, ये इसका इंट्रो, जिसको परिचय बोलते हैं हिंदी में, इसमें बताया गया है कि पूर्व मध्यकाल 800 से और 1200 ईस्वी के बीच में जब बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, तब पाल राजवंश ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। इस संदर्भ में पाल राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में पाल साम्राज्य का बौद्ध कला में योगदान। अब देखिए हमारे पास कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। पाल साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए, पाल साम्राज्य का टाइमलाइन क्या है, तो यहाँ पे बता दिया गया है। अब पाल साम्राज्य का बौद्ध कला के विशिष्ट रूप के लिए जाना जाता है, तो अपने को जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट है उसका भी पता होना चाहिए, बुद्धिस्ट आर्ट। इसके बाद में इस कला के क्षेत्र में पाल वंश के योगदान। अगर हमें इस कला के बारे में पता है और पाल वंश का पता है तो हम इसके योगदान को आसानी से लिख पाएंगे। ये पहला पॉइंट, पाल साम्राज्य ने बौद्ध स्तूपों, मठों आदि में लोक वर्ण्य विषयों जैसे बुद्ध का जीवन, जन्म, महापरिनिर्वाण आदि का अंकन करवाया और रचनात्मक भूमिका प्रदान की। पाल राजवंश के ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये देखिए बिल्कुल बेसिक कंटेंट जो जनरली एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पता रहता है, और कैसे आंसर लिखा है और अपनी रैंक सिक्योर किया है। ये देखिए बौद्ध मठों, स्तूपों आदि पर कलात्मक अंकन, ये पाल साम्राज्य की बात चल रही है और बौद्ध कला के बाद ये पाल राजवंश का ये मैपिंग के थ्रू बता दिया कि पाल राजवंश का एरिया कौन सा है। और इन्होंने बताया कि बौद्ध कला को न केवल इंडिया अपितु नेपाल, तिब्बत मतलब इंटरनेशनल इसका प्रचार भी किया गया है। इसमें बौद्ध कला को विभिन्न क्षेत्रों से राजकीय संरक्षण का प्रोत्साहन हुआ। और यहाँ पे फाइनली निष्कर्ष, तो आप देख सकते हो हिंदी मीडियम की, ये देख हिंदी मीडियम में राइटिंग का बहुत अहम रोल हो जाता है। आपको मैं जितने भी टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा उन सबकी राइटिंग्स ऑलमोस्ट अच्छी राइटिंग है, पढ़ने लायक है। सेकंड क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य। अब आपको आदि शंकराचार्य के बारे में पता होना चाहिए। हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया, उनकी शिक्षाएं क्या है, उन्होंने किस पर बल दिया, तो ये सीधा सीधा आदि शंकराचार्य के ऊपर ही क्वेश्चन है। वैदिक परंपरा को फिर से प्रतिष्ठित किया। अब हमें आदि शंकराचार्य के बारे में बताना है कि उन्होंने अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब दो नहीं है, द्वैत मतलब दो हैं, ईश्वर और जो ब्रह्मा और आत्मा, जो भी हम कह सकते हैं, तो ये कहते हैं कि एक ही है, जो ब्रह्मा है वही आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है, जो हमारे पुरानी जो जैसे विचारधाराएं हैं, धार्मिक विचारधाराएं, भक्ति आंदोलन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो इस वाले टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। जिन्होंने वैदिक कर्मकांडों की आलोचना करके तथा अपने शास्त्रवादी तर्कों से वैदिक परंपराएं में हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने 4 मठों श्रृंगेरी, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम में स्थापना की। ये देखिए प्रीलिम्स का नॉलेज कैसे मेंस में यूज लिया जा रहा है। और हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने हेतु शंकराचार्य का योगदान, ये शंकराचार्य के योगदान के क्रम के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। शंकराचार्य ने संसार और जगत को ब्रह्मा या विवर्त मिथ्या कहकर संबोधित किया। आत्मा एवं ब्रह्मा के सिद्धांत पर ब्रह्म, आत्मा एवं ब्रह्म के अद्वैत, जो आपको पहले बताया था, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। मांस, मदिरा
संभोग वेश्यावृत्ति जैसे दुर्गुणों को हिंदू धर्म से बाहर निकालकर ज्ञान मार्ग, जाति प्रथा, ऊंच नीच भेदभाव आदि को त्यागना और समानता और भाईचारे के सिद्धांत के ऊपर चलना। तो ये हम इसका यूज मल्टी लेवल पे कर सकते हैं, एथिक्स में इसका यूज कर सकते हैं। मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित करके, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है और ये स्पेसिफिक हो गया। ये दर्शाता है कि आंसर लिखने वाले के पास कितना अच्छा नॉलेज है। और फाइनली निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक वन नीतियाँ स्थानीय लोगों के कल्याण और पर्यावरण की चिंता किए बिना ब्रिटिश साम्राज्य की ज़रूरतों से प्रेरित थी। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो ये सीधी बात है कि जब हम उपनिवेश थे, ब्रिटिश राज हमारे ऊपर था, तो उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई अपने फ़ायदे के लिए बनाई। उनको फ़ायदे से मतलब था, ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था। और इसके बारे में लिखना है कि उनको ना तो एनवायरनमेंट की चिंता थी, ना स्थानीय लोगों के कल्याण की। ब्रिटिश साम्राज्य की औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। क्या थी? औपनिवेशिक जो वन नीतियाँ थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी, जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना था, ताकि वे उपनिवेशों पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख सकें। और ये मैप है, पूरा सिस्टम बता रखा है कैसे औपनिवेशिक शक्ति कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे, फिर तैयार माल करके फिर वापस एक पूरा साइकिल। भारत में ब्रिटिश सरकार ने चाय, ये बता रखा है कि कैसे भारत के संदर्भ में औपनिवेशिक जो वन नीतियाँ थी वो क्या क्या थी। पहला पॉइंट, भारत में ब्रिटिश सरकार ने चाय तथा कॉफ़ी के बागानों को प्राथमिकता दी, ताकि लंदन, चीन, कोलकाता, ये जो इन्होंने त्रिकोण बनाया हुआ है, लंदन, चाइना और कोलकाता, व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि चाय जो थी वो चाइना में भी होती थी। मूल वृक्षों की कटाई करवाकर बड़ी मात्रा में चीड़ और ताड़ के वृक्ष लगवाए। इनकी लकड़ी का इस्तेमाल रेलवे पटरी में होता था। औपनिवेशिक वन नीतियों का मूल्यांकन, ये देखिए बिल्कुल टॉपर्स हैं, वो बेसिक आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स, ज़्यादा वन नीति के अंदर घुस नहीं रहे हैं। जो कॉमन पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट का यूज करके और अपना आंसर पूरा फ्रेम करके। भारतीयों के नुकसान क्या क्या हुए हैं, जनजातियों का नुकसान बता दिया, और जो झूम करती जो एग्रीकल्चर था उस पर प्रतिबंध। एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हुआ है कि बहुत सारे वृक्ष की कटाई, और वही सब बता दिया। ब्रिटिश सरकार को क्या क्या लाभ हुए हैं, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के लाभ बता दिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे रेलवे निर्माण, कॉफ़ी बागान से अधिकतम लाभ प्राप्ति। और फाइनली निष्कर्ष यहाँ पे लिख दिया गया है। ये आप इसे देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल आंसर लिख के भी हम आईएएस बन सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि घबराना नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, और बेसिक अपनी प्रिपरेशन रखनी है, डेली आंसर राइटिंग करनी है, डेली कॉपी पढ़नी है, और कम समय में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों ने शीत युद्ध के दौर में भारत को मार्गदर्शित करने में सहायता प्रदान की। अब शीत युद्ध का दौर कौन सा है? 1990 तक। और कब से? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। अमेरिका और जो रशिया के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी टेक्नोलॉजी को लेकर, युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट रूप से प्रतिस्पर्धा थी। उस समय पूरा तनाव का माहौल था। तो कौन से? पंचशील और गुटनिरपेक्षता, दो सिद्धांत थे। इन्होंने कैसे भारत का मार्गदर्शन किया, ये यहाँ पे बताया गया है। बिल्कुल बेसिक से पंचशील के पॉइंट्स हैं, और इतना ही स्पेस गुटनिरपेक्ष सिद्धांत को भी देना है। यहाँ पे गुटनिरपेक्ष सिद्धांत, कैसे पूंजीवादी और साम्यवादी किसी भी गुट में अपनी भागीदारी नहीं थी, तो अपन दोनों गुटों से सहायता ले सकते थे। ये फाइनली निष्कर्ष। क्योंकि देखिए पढ़ना अलग मैटर है, और जितना भी पढ़ा फाइनली जो नॉलेज है वो कॉपी में दिखना चाहिए। अब 150 वर्ड्स में आप क्या ही नॉलेज दर्शा सकते हो। ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पूछ लिए। गुटनिरपेक्ष अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, और पर फिर भी अपने 150 में लिखना है, तो थोड़ा बहुत उसमें जो बेहतरीन पार्ट है वो लिख दो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रमुख विशेषताओं में से एक राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष था। जर्मनी के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब आप सोच सकते हो कि 150 वर्ड्स में कोई इंसान कैसे लिख सकता है, लेकिन फिर भी डिमांड है क्वेश्चन की, तो लिखना पड़ेगा। अब 150 में जितना भी लिखा जा सकता है लिखो। अब इन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रमुख विशेषताओं में उस समय
यूरोप में राष्ट्रीयकरण चल रहा था, लेकिन अपने को किसके राष्ट्रीयकरण की बात करनी है? जर्मनी की। ठीक है, एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण। अब यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की रक्त एवं लोह की नीति थी। अब रक्त और लोहे की नीति क्या थी? यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है कि मजबूत सैन्य क्षमता, औद्योगिक समृद्धि और शाही से वैचारिक और सांस्कृतिक समृद्धि। और यहाँ पे ये बता दिया कैसे यूरोप के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्ष। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। उत्तर में ये बिल्कुल ये नॉलेज को दर्शाता है। एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ, इसके पास नॉलेज है। और ये पैटर्न आप देखो, 3 या 4 पॉइंट लिखो। अगर आपके पास नॉलेज है, 3-4 पॉइंट लिखना बहुत आसान काम है। और उसके बाद में फाइनली कंक्लूजन लिख के और अपने आगे बढ़ जाओ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये ज्योग्राफी से है, करंट अफेयर से और ज्योग्राफी दोनों से मिला के है। ट्रिपल डिप ला नीना परिघटना क्या है? विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके संभावित प्रभाव की विवेचना कीजिए। अभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर आपको ट्रिपल डिप ला नीना परिघटना पता है तो ईजिली आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि टॉपर्स भी एक बेसिक रूप से लिखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन, ये है क्या चीज़, है ना, इसका टाइम पीरियड क्या है। फिर उसके बाद में मैप बना दिया, हाई प्रेशर बता दिया, लो प्रेशर बता दिया, इंडिया की पोजीशन। ठीक है, फिर फाइनली विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके संभावित प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव है, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर क्या प्रभाव है। ठीक है, अटलांटिक मेरिडियोनल ओसिलेशन सर्कुलेशन पे क्या प्रभाव है, और ऑस्ट्रेलिया। और अपना आंसर कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत दुनिया भर में जो निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये कह रहा है कि जो जल विद्युत से ऊर्जा बनती है, विद्युत जनरेट होती है, उसमें कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। लेकिन भारत में कुल इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम बनी हुई है। कह रहे हैं कि भारत में जो टोटल हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है उसमें से जल विद्युत की हिस्सेदारी बहुत कम है। ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि कम है, इसकी चर्चा करनी है कि कम है तो क्यों कम है, हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं बढ़ाने के। ये देखिए जल विद्युत, जल टरबाइन को घुमाएगा और विद्युत जनरेट हो जाएगी। ये एक इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद में जल विद्युत के जो लाभ हैं, ऊर्जा के लाभ कहता है कि क्यों होना चाहिए। कोयले पर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि अभी 45% कोयले से ही आपूर्ति हो रही है। हमारे पास एक लंबी तटरेखा है जिसमें जल विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं। चूँकि जल विद्युत ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे नदियों के जल से बांध बना के और समुद्र की तटरेखा, इसका भी यूज़ किया जा सकता है जल विद्युत की कम हिस्सेदारी के कारण। तो कम हिस्सेदारी के कारण बता दिए, आधारभूत बुनियादी ढांचे की कमी, पूंजी और आधुनिक तकनीक की कमी। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे। इस पूरी जो आप कॉपीज़ देखते हो तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स की बिल्कुल एक प्रकार से कमी है। जो इसमें मेरा मानना है कि इसमें एग्जाम्पल्स और होने चाहिए थे। ये देखिए सुझाव बता दिए, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे आंसर लिखे गए हैं। फिर फाइनली नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य से, ये आपको मेन मकसद ये कि डिफरेंट कॉपीज़ देखोगे तो आत्मविश्वास आएगा कि कैसे हम भी बिल्कुल इजीली आंसर लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में फियर रहता है, अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा आंसर कुछ नहीं होता है, जो आंसर होता है वो अच्छा ही होता है। बस डिपेंड करता है कि आपने कौन से पॉइंट्स लिख दिए, सामने वाले ने कौन से पॉइंट्स लिख दिए। अब ये देखिए 150 वर्ड्स में क्या, इस पे तो 1.5 लाख वर्ड्स भी कम रहेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, अपने को तो कुछ तो लिखना है 150 वर्ड में, तो अपने जो बेस्ट है वो लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की में आए भूकंप के संदर्भ में सिस्मिक गैप की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। साथ ही भूकंप की तीव्रता के लिए उत्तरदायी कारणों को भी सूचीबद्ध कीजिए। अभी बिल्कुल स्टैटिक्स क्वेश्चन है।
कि इन्होंने जगह दे दी कि भूकंप कहाँ पे आया, तुर्की में, तुर्की है, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया। अब अपने को इसको भूल जाना है, अपने को भूकंप पे फोकस करना है और सिस्मिक गैप की अवधारणा ये लिखना है। फिर बाद में तुर्की है तो अपने आप है, ये तो क्वेश्चन क्यों हुआ है कि बताया है कि यहाँ पे भूकंप इस कारण से आया है। अब ये स्टैटिक्स है कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन सी तरंगे PL और S, ठीक है। ये पूरा मैप बना दिया। और अब यहाँ पे सिस्मिक गैप की अवधारणा, ये हेडिंग आप देख रहे हो, सिस्मिक गैप की अवधारणा। आपको पता है भूकंप कितने कारणों से आ सकता है। कोई ज्वालामुखी फट जाए तो भी भूकंप आ सकता है, दो प्लेटों के आपस में मिलने से भी भूकंप आ सकता है, दो प्लेटों के खिसकने से भी भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाए तो भी भूकंप आ सकता है, अधिक गहराई में ताप वृद्धि से मैग्मा का आंशिक गलन, ठीक है। पूरी टेक्निक यहाँ पे समझा दी गई है। और क्या, प्राकृतिक कारण से भी आ सकता है भूकंप, मानव जनित कारणों से भी आ सकता है, ये आने के भी कारण है और उसकी तीव्रता के भी कारण है। और फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष दे के आंसर कंप्लीट दिया गया। तो आप देखो बिल्कुल बेसिक कंटेंट के साथ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विवाह जो शादियाँ हो रही हैं कि हाल ही प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए व्याख्या कीजिए कि समलैंगिक विवाह के कानूनी समर्थन को मौलिक महत्व का मुद्दा क्यों कहा जा रहा है। अभी क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में विवाह तो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बता दिया क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, समलैंगिक विवाह के कानूनी समर्थन को मौलिक महत्व का मुद्दा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बताया है कि कैसे भारत में भाषा, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर, ठीक है, मेल्टिंग पॉट कल्चर कहा जाने वाला देश है। यहाँ पे एकदम सभी भाषाएं, धर्म और जो रेस हैं, ब्रीड है, वो सब मिल जाती हैं। विवाह व्यवस्था को भारतीय समाज में महत्वपूर्ण प्रमुख दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में ये इंट्रो दे दिया गया है कि शादी ब्याह के बारे में। फिर विवाह की प्रवृत्तियाँ, विवाह के टाइप कि यहाँ पे भी पहले कौन से टाइप होते थे, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, अभी कौन से टाइप होने लगे, द्विलिंगी मनुष्यों के मध्य, पुरुष और पुरुष के मध्य, स्त्री और स्त्री के मध्य, ये समलैंगिक विवाह है, वो सामान्य विवाह है। ये साइंस की डेफिनेशन में शादियाँ हैं, ठीक है। विषमलिंगी विवाहों की दर 80% से अधिक बनी हुई है, चूँकि समलिंगी विवाह कम ही होते हैं। फिर ये बताया कि वैश्वीकरण व मूल्यों का तीव्र प्रसार, कैसे वैश्वीकरण से हमारी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, जिससे विवाह व्यवस्था अधिक लचीली हो गई है। सोशल मीडिया का प्रभाव, सर्वोच्च न्यायालय ने ये देखिए नवतेज सिंह जौहर केस में बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी ये पता चलता है कि आप IAS बन सकते हो बिना एग्जाम्पल, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आएगी। निजता व गरिमापूर्ण मानवीय जीवन अधिकार है, किस चीज़ का अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा, आर्टिकल 21। और फाइनली ये पॉइंट लिख के अपना निष्कर्ष। अभी अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे परस्पर संबद्ध विश्व में मानसिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारकों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। कर दो चर्चा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रहा है कि मानसिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारकों की बहुलता को ध्यान में रखना है कि किन किन से दुनिया में मानसिक कल्याण प्रभावित होते हैं और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। अब ये बता दिया कि नीति आयोग के अनुसार, ये इंट्रो हो गया, कितने प्रतिशत मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जबकि WHO ने बताया कि 30% आबादी मानसिक रूप से पीड़ित है। उनमें से मात्र 4% लोग स्वास्थ्य सेवा को प्राप्त करने में, चूँकि मानसिक समस्या को समस्या नहीं मानते। अभी इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था, शायद अभी एक ओलंपिक में एक खिलाड़ी ने इसलिए अपना नाम वापस ले लिया कि चलती हुई टूर्नामेंट में कि मानसिक रूप से
परेशान थी। विश्व में मानसिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, और भौतिक कारक, स्क्रीन टाइम बढ़ना, निष्क्रिय जीवन शैली। ठीक है, जलवायु कारक क्या है कि अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो भी मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण, मानव प्रकृति के बीच में संबंध कम है, वो भी हम पेड़ पौधों को जैसे ही छूते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। पशु पक्षियों के साथ अलग ही फील आती है। अभी पशु पक्षी पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। भावनात्मक अकेलापन, दुनिया इतनी बिजी चल रही है कि अपने पास वो जॉइंट फैमिली नहीं है, उसके चक्कर में भावनात्मक अकेलापन। अन्य मानसिक स्वास्थ्य, अन्य कारक है कि मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक कलंक के रूप में देखना, कि अगर हम किसी को बताएंगे तो ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाती है। चुनौतियाँ क्या है कि एक तो बेहतरीन चिकित्सा सेवा होनी चाहिए। हमारे क्या है कि डॉक्टरों की कमी है, कोई 10,000 की आबादी पे एक चिकित्सक। स्वास्थ्य पर खर्च अभी जीडीपी का 2% ही हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, जागरूकता की कमी। ठीक, सुझाव तो इनकी संख्या बढ़ा दो, ठीक, और इन पे फोकस करो। फाइनली निष्कर्ष SDG 3। अब क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में प्रमुख मुद्रा शास्त्र चरणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि सिक्कों का अध्ययन किस प्रकार इतिहास को समझने में मदद करता है। ये बताना है कि सीधी बात यह है, क्वेश्चन में सिक्कों का इतिहास बताना है और कैसे ये इतिहास को समझने में मदद करता है, तो बता दो। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक जो सोर्स है ना, उसमें अपने को पता चलता है सिक्के के बारे में। ये इसका इंट्रो हो गया। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में मुद्रा शास्त्र का चरण। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से लेकर उस समय तांबे के, कांसे के, आदि की मुद्राएं मिली हैं। हड्डियां और पत्थरों से बनी मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, फिर वैदिक काल आ गया, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्यों ने धातु मुद्राओं का प्रचलन किया था। मिस्र धातु। गुप्त काल में सोने चांदी जैसे बहुमूल्य सिक्के वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को भी बताते हैं। इस सिक्कों पर अब फोटोज आने लगी। ठीक है, फिर मुगल काल और आधुनिक काल, और फाइनली इतिहास को समझने में कैसे मदद करते हैं। तो उस समय इतिहास को कैसे समझा जा सकता है कि उस समय कौन कौन सी धातु रहती थी, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। अब कोई सोने के सिक्के कौन बनवा सकता है जो मजबूत होगा, उस समय ज़्यादा आर्थिक समृद्ध होगा। तो ये सब इनसे पता चलता है। फ़ोटो किसकी होगी, समाज कैसा होगा, धार्मिक होगा, किस तरीके का होगा, तो वो उनसे अपने को पता चल जाता है। अब क्वेश्चन 12, दलित अधिकारों के समर्थक के रूप में प्रसिद्ध होने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान इससे कहीं अधिक है और इनमें कई अन्य विषय भी शामिल है। विस्तार से वर्णन कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इमेज है वो दलित अधिकारों को लेकर ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने काम किए हैं, तो वो सारे काम बताने हैं। हालांकि ये काम भी बताना है दलित अधिकारों के लिए किया है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे ये डेफिनेशन इन द सेंस इंट्रोडक्शन, संविधान निर्माता के रूप में, फिर उसके बाद में दलित अधिकारों के समर्थक के रूप में ये बता दिया कि कैसे उनको कानूनी अधिकार दिलवाए थे और कैसे उनको रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद में अन्य विषयों में योगदान, तो संविधान निर्माण के अंदर योगदान, ठीक है, अनटचेबिलिटी, समानता का अधिकार, महिला शिक्षा, ये सब इसमें आ जाएंगे। छुआछूत, भेदभाव, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को समानता और बंधुत्व के विचार से जोड़ा। ठीक है, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्त्रियों को मताधिकार, शिक्षा और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, अन्य वर्गों के लिए अधिकारों के प्रति जागरूकता, और फाइनली स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री के रूप में कार्य किया। और यहाँ पे ये निष्कर्ष और अपना आंसर कंप्लीट। देखिए कितना बेसिक आंसर लिख के
पर बस लिखते रहना है, छोड़ना नहीं है, डेली कॉपीज देखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अद्वितीय विशेषता, ठीक है, क्षेत्रीय स्थानिक पैटर्न और लामबंदी के नए तरीकों को शामिल करने के लिए जाना जाता है, स्पष्ट कीजिए। अभी क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है, अब देखिए कोर भाव है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी अद्वितीय विशेषता है, मतलब इससे पहले जो नहीं रही हैं, ठीक है, जो दो नहीं है एक ही है, तो इसकी अद्वितीय विशेषताओं की चर्चा करनी है। इसमें क्या है, क्षेत्रीय पैटर्न और लामबंदी के नए तरीके, कि इससे पहले ऐसे तरीके नहीं आए, एकदम न्यू तरीके, ठीक है, न्यू मेथड्स कौन कौन से हैं और वो सब अपने को बताने हैं। चलो बताते हैं। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, यहाँ पे सबसे पहले बता दिया गया था कि माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से खुश नहीं थे लोग, ठीक है, असंतुष्ट होकर साइमन कमीशन वगैरह से, और हमने एक जन आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। अब अद्वितीय विशेषताएं कैसे हैं? नमक कर को केंद्रीय महत्व। अब इससे पहले जो नमक कर था उसको कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे पहली बार मिला, ठीक है। समाज के सभी वर्गों का, एक साथ सभी वर्ग आए, हालांकि पहले भी हुआ लेकिन बड़े लेवल पे यहाँ पे पहली बार आए। महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट लिख दिया। क्षेत्रीय पैटर्न, आंदोलन का प्रसार मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पे नमक निर्माण का कार्य होता था। जहाँ तटीय क्षेत्र नहीं थे वहाँ भी पहुँच गया, ठीक है। और ये क्या है कि चौकीदारी कर रोकने के लिए भी साथ साथ एक आंदोलन चल रहा था। बॉम्बे में, ठीक है, धर्षणा, तट पर सरोजनी नायडू, ये तो एग्जाम्पल्स दे दिए। लामबंदी के तरीके, विद्यार्थियों, चौकीदार कर रोको, लगान रोको जैसे आंदोलन, नमक कर बनानी, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, बस अपना लिखो, मैप बना दिया कहाँ कहाँ पे किसने किया और कंप्लीट। ये देखिए बिल्कुल कोई भी इसमें वो नहीं है, इतना भी लिख दो नॉर्मल सा, अपना काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के तटीय क्षेत्रों में द्वीपों के डूबने की परिघटना के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए, साथ ही संपूर्ण राष्ट्र और विशेष रूप से द्वीपीय समुदाय के लिए इसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना है। तो ये बताना है कि कैसे जो अपने तटीय क्षेत्रों के जो टापूज वगैरह हैं, द्वीप हैं, वो डूबने की परिघटना का कोई एग्जाम्पल देंगे। और देखिए ये सबसे पहले इंट्रो के बाद में सभी के आंसर पैटर्न सेम ही रहेगा। अपने को इंट्रो लिखना है, फिर क्वेश्चन से हेडिंग उठाओ, भारत के तटीय क्षेत्रों में द्वीपों के डूबने के कारण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक, अंटार्कटिक तथा हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना, ये हिमालय ग्लेशियर्स हैं, ये पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और हमारे टापू डूब जाएंगे, ठीक है। प्रतिवर्ष 1 मीटर की ऊंचाई की दर से बढ़ रहा है, ये थोड़ा गलत हो गया, ये 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है 1 मीटर 3 फीट हो जाएगा, तो फिर तो ख़त्म। द्वीपीय राष्ट्रों के, ठीक है। मानव गतिविधि, वृक्षों का कटाव, अंधाधुंध निर्माण कार्य, मृदा को बांध कर रखने की क्षमता कम होती है, मृदा कटाव से अत्यधिक तेज़ी से द्वीपीय राष्ट्रों डूबने की, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से लिंक बैठाया जा रहा है। बाढ़, फ्लैश फ्लड, प्राकृतिक आपदाओं, बादल फटना, द्वीपीय राष्ट्रों के डूबने की संभावना, मालदीव, अंडमान निकोबार। काम चलाओ पॉइंट्स हैं। संभावित कारक, अब ये संभावित प्रभाव क्या क्या है? आर्थिक प्रभाव, तो ऑब्वियसली प्रभाव में हर जगह नुकसान ही होगा, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पर्यावरणीय हो। क्षमता निर्माण, सुझाव, जागरूकता, स्थानीय सहयोग, मानचित्रण, ये सब अपने के कर सकते हैं। AI, ड्रोन वगैरह इन सब का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में संधारणीय पर्यटन के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट बाधाओं का एक समालोचनात्मक विवरण दीजिए। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि बात भारत की चल रही है
और कैसा पर्यटन चल रहा है, सस्टेनेबल टूरिज्म चल रहा है, के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट बाधाओं का एक समालोचनात्मक, तो जो रीजन स्पेसिफिक, ठीक है, कि पश्चिमी घाट की क्या समस्याएं हैं, उत्तराखंड के क्या हैं, हिमाचल की क्या हैं, तो वो सब अपने को बताना है। सबसे पहले संधारणीय पर्यटन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन, इसके लाभ, समालोचना करनी है तो लाभ और नुकसान दोनों करने हैं, ठीक है, कि लाभ तो ये हैं। फिर क्षेत्र विशेष, ठीक है, असंधारणीय पर्यटन की गतिविधियाँ, जैसे पर्यटन जो स्थल है, अपने पर्यटक स्थल है, उसमें प्लास्टिक का यूज, आग की चिंगारी, है ना, बजट का आवंटन कम होना, ये थोड़ा इररिलेवेंट सा लग रहा है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से लिंक है, लेकिन और अच्छे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। जागरूकता का अभाव, लेकिन आप ये देखिए कि ये सब टॉपर्स कर रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, आधारभूत, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स लिख के और अपने वहाँ से निकल लो। फिर फाइनली कंक्लूजन, अगर जब सिलेक्शन नहीं होगा तो इट मीन्स अपन बहुत ही ज़्यादा अगर ख़राब करके आएंगे तभी सिलेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज बेसिक कर दो तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन देखिए, चाहे कंटेंट दमदार हो या ना हो, पैटर्न में कभी कमी नहीं आ रही, आत्मविश्वास में कमी नहीं आ रही, इस कॉपी की एक अच्छी क्वालिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिक तंत्र के लिए मर्दा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत में संधारणीय मृदा प्रबंधन के महत्व पर विचार कीजिए। अभी अपने को क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बात यह है कि मिट्टी के जो मैनेजमेंट है, सॉइल मैनेजमेंट सस्टेनेबल तरीके से, बस फाइनली यही लिखना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मृदा क्या होती है, यहाँ पे डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, मृदा द्वारा निभाई गई भूमिका, तो मृदा क्या क्या भूमिका निभाती है, वनस्पतियों के फलने फूलने के लिए आवश्यक पोषक प्रदान करती है, जो भी मिट्टी काम करती है वो सब आप लिख दो, ठीक है। मिट्टी के और भी यूज हैं भवन निर्माण वगैरह में, तो वो सारे यूजेस अपने लिख देने हैं। जड़ों को बांध के रखती है, ठीक है। अब फाइनली सेकंड इसकी हेडिंग है, भारत में संधारणीय मृदा प्रबंधन का महत्व, कि क्या इम्पोर्टेंस रहेगा अगर हम सस्टेनेबल जो मृदा का प्रबंधन करेंगे। तो पारिस्थितिक संतुलन फर्स्ट, सेकंड पॉइंट पेड़ पौधों की वृद्धि विकास जिससे कच्चा माल और कृषि उत्पाद प्राप्त होंगे, थर्ड पॉइंट रोजगार, फोर्थ पॉइंट, और उसके बाद में जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। पहल क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए, पहल है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय बीज नीति, ठीक है, और फाइनली निष्कर्ष देके कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं भारत और विश्व की जलवायु को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एग्जाम्पल के साथ चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन सीधी बात है, जिसको जेट धाराएं पता है, जेट धाराएं क्या होती हैं और वो कैसे विश्व की जलवायु को चेंज करती हैं, उसमें भूमिका निभाती हैं। तो ये सबसे ऊपर इनके बारे में थोड़ा जो इसका वो है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत तथा समताप मंडल की निचली परत में पश्चिम से पूर्व, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया गया है इसका इंट्रोडक्शन में, और जिगजैग पथ में चलती हैं, ये सब बता दिया गया है। उसके बाद में इनकी उत्पत्ति, ठंडी गर्म और जेठ धाराओं की जलवायु बदलने की भूमिका, कैसे जलवायु को बदलती हैं, और फाइनली ये देखिए कैसे मरुस्थलीकरण, जेठ धाराओं से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, तापमान निम्न होने की स्थिति में घाटियों में, कुछ भी लिख दो आप एक टाइम के बाद में, ऐसा कुछ भी, मतलब ज़्यादा गलत तो नहीं लिखना है, ये गलत नहीं है, फिर भी इनडायरेक्ट रूप से इधर उधर के लिंक बैठाए जा रहे हैं। हिमालय के पर्वतों पर तीव्र बर्फबारी जैसे जैव विविधता का संरक्षण,
आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, हिम तेंदुआ, etc. और फाइनली निष्कर्ष। अब क्वेश्चन 18, भारत में मलिन बस्तियों के निर्माण और इसके प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सीटू स्लम पुनर्विकास योजना में सुधार की आवश्यकता है। इन सीटू स्लम, इन सीटू उसी स्थान पर विकास परियोजना, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया गया है इंट्रो में कि 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में लगभग 17% आबादी भारत में मलिन बस्तियों में रह रही है। 65 मिलियन आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, 6.5 करोड़। मलिन बस्तियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक: तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, सुविधाओं का अभाव, सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता का अभाव। फिर सेकेंड हेडिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सीटू स्लम पुनर्विकास योजना में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। ये जन जागरूकता का अभाव, ये सब 5 पॉइंट लिखे और आगे की राह बता के डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, समन्वय, वित्त आवंटन को प्रभावी एवं समयबद्ध बनाना और निष्कर्ष। और फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट। भारत में निर्धनता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध पर प्रकाश डाली कि गरीबी और पर्यावरण क्षरण, संरक्षण नहीं, पर्यावरण क्षरण, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और किसके बीच में, पुअर्टी के बीच में क्या रिलेशन है। पुअर्टी है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। निर्धनता में कमी करने से संबंधित प्रयास किस प्रकार संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरण की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता देना गरीबी और पर्यावरण डिग्रेडेशन कि गरीब, अब देखिए नीति आयोग के अनुसार हमारे यहाँ पे बहुआयामी गरीबी बहुत ज़्यादा है, हम इसके सूचकांक में बहुत नीचे हैं। अब जैसे गरीब होते हैं तो पर्यावरण संरक्षण नहीं कर पाते हैं, उसके लिए संसाधन चाहिए, ठीक है। और जब संसाधन नहीं है, पर्यावरण संरक्षण नहीं होता, तो फिर गरीबी को प्रमोशन मिलता है। जैसे खाना बनाने हेतु अनवीकरणीय, जैसे कोयला लकड़ी पर निर्भरता, उससे कोयला लकड़ी पर निर्भरता, ये गरीबी की वजह से है। अब गरीब आदमी क्या करता है कि लकड़ी वकड़ी काट लाता है, ठीक है। अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो इन्वेस्ट भी कर सकेगा वन लगाने में, और लकड़ी काटेगा तो दोनों का एक अच्छा सिस्टम बना रहेगा, गैस वैस का यूज कर लेगा। पर्यावरण, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वगैरह का यूज कर लेगा। तो और निर्धनता में कमी से संधारणीय विकास को बढ़ावा तथा पर्यावरण की सुरक्षा कैसे, अब यहाँ पे बताया गया है। निर्धनता कमी से प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई नहीं होगी, झूमिंग कृषि नहीं होगी, ठीक है। निर्धनता में कमी आने से आर्थिक समृद्धि तथा विकास, नवीकरणीय सोर्स वगैरह तक पहुंच, वही है, सीधी सीधी बात है, सारा गेम पैसे का है। इसके लिए कौन कौन सी, पहले उज्ज्वला योजना है, PM आयुष्मान भारत योजना है, किसान सम्मान निधि है, फूड सेफ्टी, जिससे गरीबी दूर होगी तो एनवायरनमेंट को संरक्षण देने का प्रयास किया जाएगा। और एक फाइनल क्वेश्चन, वैश्वीकरण और धर्म के बीच का जो संबंध है वो जटिल रहा है, साथ ही दोनों के बीच की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप नई संभावनाएं और चुनौतियां उभर रही हैं, चर्चा कीजिए। तो देखिए कि धर्म और वैश्वीकरण का तो संबंध कभी से ही है। पुर्तगीज आए थे, क्यों आए थे, मिशनरी के रूप में, ठीक है। धीरे धीरे वैश्वीकरण ऐसे फैला कि धर्म कोई, अब यहाँ पे बताया गया, ये तो इंट्रो दे दिया, ठीक है। इंट्रो के बाद में वैश्वीकरण और धर्म के बीच अंतःक्रिया। वैश्वीकरण ने समाज, युवा वर्ग, बुजुर्गों, महिलाओं आदि के साथ साथ धर्म को भी प्रभावित किया। वैश्वीकरण और ये धर्म, संभावनाएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। संभावनाएं क्या क्या है, ठीक है।
श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, महेश योगी का, ठीक है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, निरंकारी, ये सारे एग्जाम्पल्स दे दिए कि धर्मों की लचीली अवधारणाओं का उदय हो गया। दूसरा, पतंजलि योग आयुर्वेद प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक धर्म का उदारीकरण स्वरूप, पहले धर्म सेंटर में था, अब विधि का शासन सेंटर में, और ये सब ठीक है चेंज हो गया। युवाओं ने अंतरधार्मिक अंतरजातीय युवाओं को अपनाया, इससे धार्मिक कट्टरपंथी कम हुआ है। सहभोज्यता के नियम में बदलाव, ठीक है। फिर चुनौतियाँ, अभी भी कुछ समुदायों में जागरूकता का अभाव के कारण धर्म केंद्रित मानसिकता है, सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण सभी देशों में विविध धर्म अनुयायी हैं, जिससे जनसंख्यिकी में परिवर्तन, अंतर क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि। ये फाइनली निष्कर्ष और इस तरीके से एक बेहतरीन कॉपी का अंत होता है।